पटाखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हरित पटाखे भी प्रदूषणजनक होते हैं। 2. इन्हें सर्वप्रथम वर्ष 2022 में राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा डिजाइन किया गया। 3. सामान्यतः हरित पटाखों में बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं होता है। सही उत्तर के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करें। ए. केवल एक कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही है। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. सभी तीनों कथन गलत हैं। उत्तर बी। संदर्भ: दिवाली पर्व पर पटाखों के कारण पर्यावरण में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। यद्यपि हरित पटाखों को पर्यावरण अनुकूल पटाखा कहा जाता है, किंतु ये भी पारंपरिक पटाखे के समान प्रदूषणजनक होते हैं। हालांकि ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम वायु तथा ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। हरित पटाखों को सर्वप्रथम वर्ष 2018 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के घटक राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी, जो पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान तथा विकासात्मक अध्ययन करने हेतु समर्पित है, द्वारा डिजाइन किया गया था। इन पटाखों में शोर की तीव्रता और उत्सर्जन को तुलनात्मक रूप से न्यून करने हेतु पारंपरिक पटाखों में प्रयुक्त खतरनाक कारकों को कम प्रदूषणकारी पदार्थों से बदल देते हैं। अतएव अधिकांश हरित पटाखों में पारंपरिक पटाखों का सबसे खतरनाक घटक बेरियम नाइट्रेट प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें मैग्नीशियम और बेरियम के बजाय पोटेशियम नाइट्रेट व एल्यूमीनियम जैसे वैकल्पिक रसायनों के प्रयोग किया जाता है तथा साथ ही साथ आर्सेनिक एवं अन्य हानिकारक प्रदूषकों के बजाय कार्बन का प्रयोग होता है। पारंपरिक पटाखों के 160 से 200 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करने की तुलना में हरित पटाखे लगभग 100 से 130 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों की खेती शुरू में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा अनुमोदित है। 2. हाल ही में संशोधित सरसों DMH11 की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दी गई है। 3. जीएम फसलों की खेती के लिए अंतिम मंजूरी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी। प्रसंग: जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों DMH11 धारा सरसों हाइब्रिड 11 की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दे दी है। विश्व में पहली बार वर्ष 1982 में तंबाकू पर जीएम तकनीक का प्रयोग किया गया था। जीएम फसलों को पहली बार भारत में 1996 में पेश किया गया था और 2002 में भारत की पहली आनुवंशिक रूप से समृद्ध फसल बीटी कॉटन थी, जिसे पहली बार व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी। हालांकि GEAC ने इससे पहले 2017 में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी अंतिम मंजूरी नहीं दी और सुझाव दिया कि पैनल जीएम फसलों पर अधिक अध्ययन करे। अगर इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति मिल जाती है
तो यह भारत में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुमति पाने वाली पहली खाद्य ट्रांसजेनिक फसल होगी। हालांकि समिति ने वर्ष 2010 में पिछली खाद्य फसलों में बीटी ब्रिंजल को भी मंजूरी दी थी, लेकिन नागरिक समाज के भारी विरोध के कारण इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हो सका। जीएम फसलें। जैव प्रौद्योगिकी में विशिष्ट गुणों वाले जीन को किसी भी पौधे में पेश किया जाता है जो पहले से उपलब्ध नहीं था, ताकि फसलों में विशिष्ट गुणों का विकास किया जा सके। इन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल या जीएम फसलें कहा जाता है, जैसे बीटी कपास। इस तकनीक का आधार आनुवंशिक इंजीनियरिंग और पुनर्संयोजन प्रौद्योगिकी है। फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के साथ साथ गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। पानी की आपूर्ति कम करने और फसल को फ्रॉस्ट प्रूफ और हीट प्रूफ बनाने के प्रयास किए गए हैं। GEAC केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। DMH11 बीज उत्पादन के लिए एक ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों का उपयोग किया गया है। हाइब्रिड सरसों DMH11 को जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें बैसिलस एमाइलिफेशियंस नामक मिट्टी के जीवाणु से प्राप्त विदेशी बनेज और बारस्टार जीन शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आसियान समूह के संस्थापकों में शामिल नहीं है? ए. इंडोनेशिया एवं थाईलैंड, बी. वियतनाम एवं थाईलैंड, सी. थाईलैंड एवं फिलीपींस, डी. सिंगापुर एवं इंडोनेशिया। उत्तर बी। प्रसंग। उदयपुर में एक कला शिविर के माध्यम से भारत आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। आसियान ASEAN का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान का आदर्श वाक्य एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दोगुनी हो गई। ब्रुनाई 1984, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 सदस्य राष्ट्रों में शामिल हुए। अतः वर्तमान में आसियान के कुल 10 सदस्य राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है जो आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और सहमति है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है? ए. मुद्रास्फीति जनित मंदी, बी. अपस्फीति, सी. मंदी, डी. अतिमुद्रास्फीति। उत्तर बी। अपस्फीति मुद्रास्फीति की उलट स्थिति है। दरअसल
यह कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति है। जब मुद्रास्फीति दर 0% से भी नीचे चली जाती है, तब अपस्फीति की परिस्थितियां बनती हैं। अपस्फीति के माहौल में उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में लगातार गिरावट होती है। लगातार कम होती कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता इस उम्मीद से खरीदारी और उपभोग के फैसले टालता रहता है कि कीमतों में और गिरावट आएगी। ऐसे में समूची आर्थिक गतिविधियां विरामावस्था में चली जाती हैं। मांग में कमी आने पर निवेश में भी गिरावट देखी जाती है। अपस्फीति का एक और साइड इफेक्ट बेरोजगारी बढ़ने के रूप में सामने आता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर काफी घट जाता है। रोजगार की कमी मांग को और कम करती है, जिससे अपस्फीति को और तेजी मिलती है। निपटान अपस्फीति की स्थिति में सरकार को ज्यादा रुपए छापने होते हैं। ज्यादा मुद्रा छापने से अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाता है और लोगों के पास खर्च के लिए अधिक रकम उपलब्ध हो जाती है। अपस्फीति से निपटने के लिए दूसरा हथियार है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। सरकारी बॉन्ड खरीदकर आरबीआई पैसे की आपूर्ति बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक दरों में और कटौती कर सकता है। हाल ही में खबरों में रहा पसमानदा शब्द किससे संबंधित है? ए ईसाई, बी हिंदू, सी मुसलमान, डी सिख। उत्तर सी पसमानदा मुसलमान। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है छोड़े गए। इस शब्द का प्रयोग मुसलमानों में दलित वर्गों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें जानबूझकर सत्ता और विशेषाधिकार के लाभ से बाहर रखा गया है। भारतीय मुस्लिम समुदाय को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: अशरफ, कुलीन वर्ग; अजलाफ, पिछड़ा वर्ग; और अर्जल, सबसे पिछड़ा वर्ग। अनुमान के अनुसार अशरफ वर्ग कुल मुस्लिम आबादी का 15% से 20% है। पसमानदा, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोड़े गए या हाशिए पर, अजलाफ और अर्जल के लिए एक सामूहिक अभिव्यक्ति है जो शेष आबादी का 80% से 85% हिस्से का गठन करते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में वंशानुगत व्यावसायिक विशेषज्ञता का मानदंड पसमानदा मुसलमानों जैसे नायों, बुनकरों, कुम्हारों, फकीरों, बीड़ी श्रमिकों आदि के व्यावसायिक प्रोफाइल में परिलक्षित होता है। ये मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कम वेतन वाले श्रमिक हैं, जो दयनीय कार्य स्थितियों द्वारा चिन्हित हैं। अतएव पसमानदा एक जाति नहीं बल्कि एक वर्ग है, जो मुस्लिम समुदाय के भीतर पिछड़ी और अधीन जातियों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है।